अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, जो करेक्ट आंसर है उन पर टिक करना है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। बच्चे, एलिमेंट्स के शेल के बारे में जब हमने पढ़ा था तो एलिमेंट के हमने शेल्स पढ़े जो के से स्टार्ट होता था। के फर्स्ट शेल होता है, एल सेकंड शेल होता है, थर्ड शेल एम होता है और फोर्थ शेल एन होता है। वो थर्ड शेल की बात पूछ रहा है। बच्चे, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद है वट इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, क्या मालूमात मिली थी। पहला ऑप्शन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डिस्कवर्ड। क्या उससे एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ था। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की दरियाफ्त हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए थे। या प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम वाज डिस्कवर्ड, या न्यूक्लियस की प्रेजेंस पता चली थी। बच्चे, एटम का स्ट्रक्चर तो डिस्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट से नहीं पता चला था। हाँ, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, उनमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी थी जो डिस्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुई थी। आप लोगों ने पढ़ी है चैप्टर के स्टार्ट में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी वो चैडविक ने की थी, लेकिन वो एक अलग सेपरेट मेथड से हुई थी। तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो डिस्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुई है। उसके बाद है why have isotopes been shown in the not been shown in the periodic table। आइसोटोप्स को periodic टेबल में क्यों नहीं शो किया गया है, क्यों नहीं शो करवाया गया है। हमें पता है हमारा जो मॉडर्न periodic टेबल है उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है। अब आइसोटोप्स होते क्या हैं बच्चे। आइसोटोप्स एलिमेंट्स के ऐसे एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मैस नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम मीन्स मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसमें एलिमेंट्स को अरेंज ही एटॉमिक नंबर के लिहाज से किया गया है। वो इस वजह से कि क्योंकि कोई ऐसे 2 एलिमेंट्स नहीं है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे से डिफर होता है। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए हैं। जैसे कहूँ फर्स्ट 1 एलिमेंट्स हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। सेकेंड 1 हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है। उसके बाद उससे हैवियर एलिमेंट आ जाता है जैसे लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो यहाँ पे जो वो ऑप्शंस दे रहा है वो ये दे रहा है कि periodic table कैन नॉट अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, कि periodic टेबल में इतने ज़्यादा आइसोटोप्स ना आ सकते। क्या ये रीज़न है कि periodic टेबल में आइसोटोप्स को नहीं रखा गया। दूसरी बात वो करता है कि सम ऑफ द आइसोटोप्स आर अनस्टेबल। आइसोटोप अनस्टेबल होते हैं, क्या इस वजह से नहीं रखे गए। ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। तमाम आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, क्या इस वजह से नहीं रखे गए। सो देयर इज़ नो नीड टू गिव देम सेपरेट प्लेस, कि उनको अलग जगह की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे, ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट आंसर है कि तमाम आइसोटोप्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है और उनको अलग स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से उनको इकट्ठा ही रखा गया है। आगे है विच पार्टिकल इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर्स इन द आइसोटोप्स। अभी मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज़ में क्लियर किया है कि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी उनमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम होते हैं। आइसोटोप्स में जो पार्टिकल डिफरेंट्स होते हैं, जैसे मैं कहूँ प्रोटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात कर लेती हूँ। H11, दूसरा आइसोटोप होता है H21 और तीसरा आइसोटोप होता है H31 ट्रीटियम। अब ये पहले वाला जो एटम है ना इसमें एक ही प्रोटॉन है, यानी ये ऊपर वाला मैस नंबर है तो इसमें एक ही प्रोटॉन है। इसी तरह से जो ड्यूट्रियम होता है उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, यानी 2 जो है इट्स मीन इसमें एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। और ये जो H3 है इसमें एक प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होंगे, यानी तीनों आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला है इन विच आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स यहाँ पे दिए गए हैं, O17, O16 एंड O18। कहते हैं किसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम होगी। बच्चे, आइसोटोप्स में कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम नहीं होती। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सेम हो सकती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैन बी सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कांट बी सेम। हर आइसोटोप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, तो इसका आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। आगे आपके पास एक एग्जाम्पल से सॉल्व करने को दी हुई है।
कहता है व्हाट विद द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा गिवन द अबंडेंसेस ऑफ टू आइसोटोप, दो आइसोटोप्स की अबंडेंसेस दी हुई हैं। जैसे N14 है यानी नाइट्रोजन 14, ये इसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास है। N15 ये नाइट्रोजन के सेकंड एटम का रिलेटिव आइसोटोपिक मास है। फर्स्ट एटम की अबंडेंस दी हुई है 99.64 और सेकंड एटम की अबंडेंस दी हुई है 0.35। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। बेटा वो कैलकुलेट क्या करने को कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास। उसने रिलेटिव आइसोटोपिक मास दिया हुआ है फर्स्ट नाइट्रोजन एटम का जो कि 14 है और उसकी आइसोटोपिक अबंडेंस वो बता रहा था 99.64। इसी तरह से जो दूसरा नाइट्रोजन एटम है उसका आइसोटोपिक मास तो 15 है और उसकी अबंडेंस जो है वो 0.35 है। हमारे पास फार्मूला जो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये फार्मूला होता है M1P1 + M2P2। M1 हम कहते हैं रिलेटिव आइसोटोपिक मास फर्स्ट एटम का और P1 हम कहते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस फर्स्ट एटम की। इसी तरह से M2 हम कहते हैं रिलेटिव आइसोटोपिक मास एटम नंबर 2 का और आइसोटोपिक अबंडेंस P2। सही है, डिवाइडेड बाय 100 हम कर देते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फर्स्ट का मास लिखा, इसी तरह से इसकी अबंडेंस लिख दी। सेकंड का मास लिखा और उसकी अबंडेंस लिख दी। दोनों के मैसेज को मल्टीप्लाई किया 14 मल्टीप्लाई 99, मैस और अबंडेंस को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से दूसरे एटम के मैस और अबंडेंस को मल्टीप्लाई किया। लास्ट पे इनको प्लस करके 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.002। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 14.002 है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है हाउ इज़ रेडियो कार्बन डेटिंग यूज़फुल फॉर आर्जियोलॉजिस्ट। बच्चे आर्जियोलॉजिस्ट जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स के वो स्टडी करते हैं, जो हमारे फॉसिल्स वगैरह हैं या जो आप कह लें पुराने जानवर जो मर चुके हैं, जो हज़ारों साल पुराने हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, तो उनके लिए कार्बन डेटिंग यूज़फुल कैसा है। तो आप लोगों ने पीछे पढ़ा था आइसोटोप्स के यूजेस में रेडियो कार्बन डेटिंग का मेथड। बच्चे ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी ओल्ड ऑब्जेक्ट की एज का पता लगा सकते हैं, चाहे वो हज़ारों साल लाखों साल पुरानी है। जैसे हम कह लें कि एक डायनासोर है, उसकी डेड बॉडी हमें मिलती है, उसका स्केलेटन मिलता है हमें, तो हम उसकी बोन्स में कार्बन का कंटेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन का जो है उसका कंटेंट पता लगा के हम उसकी एज का पता लगा सकते हैं कितने साल पुराना है, और इस मेथड को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग से ना हम किसी भी रेडियो कार्बन डेटिंग से हम किसी भी चीज़ की एज का पता लगा सकते हैं। तो ये आर्चियोलॉजिस्ट के लिए किस तरह से यूज़फुल है, इसका ऑप्शन पहला दिया हुआ है इट हेल्प्स डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इससे हमें एज का पता चल जाता है। इट हेल्प्स डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मैटर, इससे हमें किसी चीज़ की कंपोजिशन का पता चलता है कि कोई चीज़ बनी कैसे है। इट हेल्प्स डिटरमाइन द यूज़फुलनेस ऑफ मैटर, क्या हमें इसका पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी मुफीद है, यूज़फुल है। इट हेल्प्स डिटरमाइन वेदर द मैटर इज़ रेडियो एक्टिव, या हमें इससे पता चलता है कि कोई मैटर जो है वो रेडियो एक्टिव है या नहीं है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा क्योंकि हम इससे एज का पता लगा सकते हैं। अगला है व्हाट डज कीप द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इंटैक्ट। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो कैसे रहते हैं, स्टेबल कैसे रहते हैं, या वो उसके अंदर कैसे रहते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो उनको अंदर रखे रखती है। या पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक, या कोई वीक फोर्स होती है जो उनको इंटैक्ट रखती है। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इसका ऑप्शन ए बनेगा, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही पार्टिकल्स इंटैक्ट रहते हैं। 9th वाला है हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम ऑपोजिट चार्ज न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को न्यूक्लियस से दूर कैसे करते हैं। न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स आपस में दूर कैसे रहते हैं। तो वो बच्चे शेल्स हमें पता है, न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो रिवॉल्विंग की वजह से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें न्यूक्लियस से दूर रहते हैं, तो बाय रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब लास्ट पे फिर एक MCQ सॉल्व करने वाला था। कहता है रुबीडियम कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप, रुबीडियम के 2 आइसोटोप हैं। पहला आइसोटोप उसका रिलेटिव आइसोटोपिक मास 85 बताया है, जबकि दूसरा जो है उसका 87 बताया है। द परसेंट अबंडेंस ऑफ लाइट आइसोटोप, यानी ये जो लाइट मास वाला है 85, उसकी अबंडेंस बता दी है 72.2% है। व्हाट इज़ द परसेंट अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप, तो ये जो 87 वाला हैवियर आइसोटोप है इसकी वो अबंडेंस पूछता है।
इट्स एटॉमिक मास इज़ 85.47। तो इसके एटॉमिक मास भी आपको दिया हुआ है, ये भी मैं आपको सॉल्व करके इसका आंसर बता देती हूँ। मैंने किया हुआ है सॉल्व। अच्छा, ये सबसे पहले तो आपको रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है 85.47, ठीक हो गया। और रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो M1P1 M2P2 है। जो M1 दिया हुआ है फर्स्ट आइसोटोप रुबिडियम के फर्स्ट आइसोटोप का जो मास है वो 85 है, और उसकी अबंडेंस जो दी है वो 72.2% दी है। और रुबिडियम का जो सेकंड आइसोटोप है उसका मास 87 है, और उसकी अबंडेंस वो हमें कैलकुलेट करने को कहता है। फार्मूला वही, रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल टू M1P1 M2P2 डिवाइडेड बाय 100। हमें रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है 84.47, हमने लिख दिया। फर्स्ट आइसोटोप की मास दिया हुआ है वो हमने लिख लिया, उसकी अबंडेंस दी वो लिख ली। सेकंड आइसोटोप का मास दिया हुआ है लिख लिया। अबंडेंस हमने कैलकुलेट करनी है, और इस सब को हमने 100 पे डिवाइड कर देना होता है। अब 100 डिवीजन में था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो गया। 85 को 85.47 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सिमिलर 85.47 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 8547 आ जाएगा। जबकि 85 को हम 72.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6137 हो जाएगा, और प्लस 87। अब यही जब मल्टीप्लिकेशन हमने की तो 6137 6137 इक्वल के दूसरे साइड पे जाके माइनस में हो जाएगा, और 87 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, डिवीजन का हो जाएगा। तो जब 8547 में से 6137 निकाला तो 2410 आ गया, डिवाइडेड बाय 87। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 27.70 आता है, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली 27.8% बन जाता है। तो इसका आंसर है 27.8%। स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। अल्लाह हाफिज़।